सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हाई-फाई कोडिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट 3 के सीपीयू शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। सो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है? इन द यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम लाइक MS DOS, when a process waits for any input-output operations to be done, the CPU remains idle. This is an overhead since it wastes the time and causes the problem of starvation. However, in multi-programming system, the CPU does not remain idle during the waiting time of the process and it starts executing other processes. Operating system has to define which process the CPU will be given. यानी कि जो हमारे यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि MS DOS, तो उनमें जब कोई प्रोसेस कोई ऑपरेशन के होने का वेट करती है तो CPU उस टाइम आइडल हो जाता है। यह एक हमारी प्रॉब्लम है क्योंकि आइडल होने से टाइम वेस्ट होता है और स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्टारवेशन मीन्स जब किसी एक प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, अगर उसका बर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो हमारे पीछे और भी प्रोसेस होंगी वो उन सब अटक जाएंगी, रुक जाएंगी, जिससे स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जबकि जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं उनमें हमारा सीपीयू आइडल नहीं रहता है और वेटिंग टाइम के दौरान जो हमारी प्रोसेस होती है वो आइडल नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो यह दूसरी प्रोसेस को उठा के उनका एग्जीक्यूटिंग चालू कर देता है। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रोसेस एक से ज़्यादा एक बार में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को अब यह डिफाइन करना होता है कि वह किस प्रोसेस को सीपीयू को देगा एग्जीक्यूट होने के लिए। In multi-programming systems, the operating system schedules the processes on the CPU to have the maximum utilization of it, and this procedure is called CPU scheduling. The operating system uses various scheduling algorithms to schedule the processes. यानी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करेगा और सीपीयू को देगा उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, एंड इसी प्रोसीजर को सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करता है प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए। दिस इज अ टास्क ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर टू शेड्यूल द सीपीयू फॉर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस present in the job pool. Whenever the running processes request some input-output operation, then the short-term scheduler saves the current context of the process, also called PCB, and change its state from running to waiting. During this time, process is in waiting state. The short-term scheduler picks another process from the ready queue and assigns the CPU to the process. This procedure is called context switching. यानी कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसी का काम होता है कि जो हमारी जो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उनको शेड्यूल करके सीपीयू को देना। यह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जॉब पूल से प्रोसेस को उठाता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सीपीयू को देता है। और जब कभी भी हमारी कोई प्रोसेस रन हो रही होती है और रनिंग स्टेट में होती है और किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसके करंट कंटेस्ट को सेव कर देता है पीसीबी में और इसकी स्टेट को रनिंग से वेटिंग में कर देता है, यानी कि इसकी स्टेट चेंज हो जाती है रनिंग से वेटिंग में। सो इस टाइम क्या होता है, हमारी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अदर प्रोसेस को रेडी क्यू से उठा लेता है और सीपीयू को असाइन कर देता है। यह प्रोसीजर कंटेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। सो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, यानी जब कोई प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में होती है और किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है तो हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो उस प्रोसेस के करंट कंटेस्ट को पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर देता है और उसकी स्टेट को रनिंग से वेटिंग में चेंज कर देता है और प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है। तब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वह किसी अदर प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाएगा और सीपीयू को असाइन कर देगा। यही होती है कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ही पॉसिबल है।
यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं होती हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज सेव्ड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या सेव होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोसेस। The process control block is deleted when the process is terminated or killed. There is the following information which is saved in the process control block and is changing with the state of the process. कहने का मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को मेंटेन करता है। वह यानी जो हमारी प्रोसेस का पूरा लाइफ टाइम है वो उसमें हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसको मेंटेन रखता है। यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में तभी डिलीट होगा जब हमारी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी और वह प्रोसेस टर्मिनेटेड हो जाएगी, तब जाके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी भी डिलीट हो जाता है। प्रोसेस की लाइफ टाइम से मतलब है कि जब कोई प्रोसेस अपनी रनिंग स्टेट से एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हुए डिलीट हो जाती है, इसे ही लाइफ टाइम कहते हैं प्रोसेस का। तो ये प्रोसेस का लाइफ टाइम जो है वो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर रहता है और यह तब डिलीट हो जाता है जब वह प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है। तो कुछ जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो हमारी इंफॉर्मेशन सेव रहती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस आईडी मतलब किसी जो कोई भी प्रोसेस हम भी क्रिएट करते हैं उसकी कोई ना कोई आईडी होती है। फिर प्रोसेस स्टेट यानी कि कोई ना कोई प्रोसेस की अपनी स्टेट होती है। स्टेट से मतलब रनिंग स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, जो भी स्टेट है, न्यू स्टेट है। पॉइंटर्स होते हैं, प्रायोरिटी होती है यानी कि जिसका अराइवल टाइम या बर्स्ट टाइम जितना कम होगा वो सबसे पहले सीपीयू को असाइन हो जाएगी। सीपीयू हर प्रोसेस की अपनी प्रायोरिटी भी होती है, प्रोग्राम काउंटर भी होते हैं, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन भी होती हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर रहती हैं। सो अब हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड शेड्यूलिंग, यानी कि शेड्यूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, if the long-term scheduler picks more input-output bound processes, then most of the time the CPU remains idle. The task of the operating system is to optimize the utilization of resources. If most of the running processes change their state from running to waiting, then there may always be a possibility of deadlock in the system. Hence, to reduce this overhead, the OS needs to schedule the jobs to get the optimal utilization of CPU and to avoid the possibility of deadlock. यानी शेड्यूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो एक से अधिक इनपुट आउटपुट और वो प्रोसेस जो होती हैं उनको पिक कर लेता है, उठा लेता है एक ही टाइम पे। तो सीपीयू जो है हमारा उस टाइम आइडल हो जाता है। तो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टास्क होती है वो ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करता है। अगर रनिंग प्रोसेसेस जो हमारी हैं एक ही टाइम पे या बहुत सारी प्रोसेस अपनी स्टेट को एक ही साथ चेंज करेंगी रनिंग टू वेटिंग में, तो क्या होगा, यहाँ पे एक डेडलॉक के होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। डेडलॉक से आशय है रुकावट। अगर एक से अधिक प्रोसेस एक ही टाइम पे अपनी स्टेट को रनिंग से वेटिंग में चेंज करेंगी तो यहाँ पे डेडलॉक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस डेडलॉक से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको जॉब्स जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनको शेड्यूल करने की आवश्यकता होती है। किसके लिए, सीपीयू को ऑप्टिमाइज करने के लिए और डेडलॉक की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए। समझ गए होंगे कि हमें शेड्यूलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक से अधिक प्रोसेस उठा लेता है तो सीपीयू आइडल हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उनके रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना, और यदि प्रोसेस एक साथ रनिंग टू वेटिंग स्टेट में चली जाती हैं तो उस डेडलॉक की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को उन प्रोसेस को शेड्यूल करने की आवश्यकता पड़ती है। बात करेंगे अब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की।
So there are various algorithms which are used by the operating system to schedule the processes on the processor in a efficient way. यानी कि जो हमारी प्रोसेस होती हैं उनको शेड्यूल करने के लिए कुछ एल्गोरिथम प्रोवाइड की गई हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज की जाती हैं प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए. सो अब देखते हैं द पर्पज ऑफ अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के क्या क्या पर्पज हैं. नंबर 1, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू. मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन से मतलब है कि सीपीयू को उसके यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करना. फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू यानी कि सीपीयू को उसको फेयर तरीके से एलोकेट किया जा सके. मैक्सिमम थ्रूपुट का मतलब है अधिक से अधिक धारा प्रवाह, यानी कि कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, यानी कि टर्न अराउंड टाइम जो प्रोसेस का है वो कम से कम आना चाहिए. टर्न अराउंड टाइम होता है प्रोसेस के अराइवल टाइम से लेकर उसके कंप्लीशन टाइम के जो बीच का टाइम होता है उसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम. मिनिमम वेटिंग टाइम, मिनिमम वेटिंग टाइम से मतलब है कि उसका वेटिंग टाइम भी कम होना चाहिए. मिनिमम रिस्पांस टाइम, यानी कि प्रोसेस की रिस्पांस जल्दी आनी चाहिए, रिस्पांस टाइम भी कम होना चाहिए. ये है इसके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के पर्पज. बात करेंगे देयर आर द फॉलोइंग एल्गोरिथम विच कैन बी यूज टू शेड्यूल द जॉब, यानी कि शेड्यूलिंग प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए जो एल्गोरिथम हैं वो इस प्रकार हैं. नंबर 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS. It is simplest algorithm to implement. The process with the minimal arrival time will get the CPU first. The lesser the arrival time, the sooner will be the process gets the CPU. It is the non-primitive type of scheduling. यानी कि जो FCFS है वो एक बहुत ही सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, यानी कि कोई प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम कम होगा वह CPU को सबसे पहले असाइन होगी. अराइवल टाइम जैसे जैसे कम होगा जिस प्रोसेस का, वह उस प्रकार से अपने CPU को असाइन होती चली जाएगी. यह एक नॉन प्रीम्प्टिव टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है. नेक्स्ट, नंबर 2, राउंड रोबिन. In the round robin scheduling algorithm, the OS defines a time quantum slice. All the processes will get executed in the cyclic way. Each of the process will get the CPU for a small amount of time called time quantum and then get back to the ready queue to wait for its next turn. It is a preemptive type of scheduling. यानी राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक टाइम क्वांटम को डिफाइन करता है. जो सारी की सारी प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी एक साइक्लिक वे में. ईच ऑफ द प्रोसेस विल गेट द CPU फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि प्रत्येक प्रोसेस CPU को असाइन होगी एक छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए CPU को असाइन होगी जिसे टाइम क्वांटम कहते हैं, और फिर से अपने रेडी क्यू में चली जाएगी और अपना नेक्स्ट टर्न का वेट करेगी कि वो फिर से CPU को असाइन हो सके. यह एक प्रीम्प्टिव टाइप की शेड्यूलिंग है. प्रीम्प्टिव टाइप की शेड्यूलिंग से मतलब है कि प्रोसेस की जो स्टेट है वो रनिंग से वेटिंग और वेटिंग से रनिंग में चेंज होती रहेगी. यह एक साइक्लिक वे में प्रोसेस करती है. बात करेंगे अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि SJF शेड्यूलिंग की. द जॉब विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम विल गेट द CPU फर्स्ट. The lesser the burst time, the sooner will the processor get the CPU. It is non-preemptive type of scheduling. यानी कि अगर कोई जॉब जो है या प्रोसेस है, अगर उसका बर्स्ट टाइम कम है तो वह CPU को सबसे पहले असाइन होगी. जैसे जैसे प्रोसेसों का जो हमारी बहुत सारी जॉब्स है उनका बर्स्ट टाइम कम होगा वो उस हिसाब से CPU को असाइन होती चली जाएंगी. यह एक नॉन प्रीम्प्टिव टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिटेल से जानेंगे. सो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अलग अलग वीडियो अपलोड होंगी. अब बात करेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, यानी कि SRTF. इट इज़ द प्रीम्प्टिव फॉर्म ऑफ SJF. यह शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की प्रीम्प्टिव वर्जन है. In this algorithm, the OS schedule the job according to the remaining tag of the execution. यानी कि इस एल्गोरिथम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जॉब को शेड्यूल करेगा उसके जो उसका रिमेनिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब करके